हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। जैसा कि हमने दो वीडियो में देख लिया बेसिक इसका क्या होता है और उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें जो देखेंगे वो चीज है एनर्जी देखेंगे, इंटरनल एनर्जी देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी देखेंगे और एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीट का। तो यहाँ पे एनर्जी और हीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम वर्क डन देखेंगे। वर्क डन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले बार, जो कि आपका हीट पे क्वेश्चन आया है, तो वो भी हम देख लेंगे इस वीडियो में या तो अगले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि एनर्जी किसे बोलते हैं या एनर्जी का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एनर्जी को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कि माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है कि मैक्रोस्कोपिक। मतलब कि ये कुछ देख भी सकते हैं इस चीज को। मैक्रो मतलब बड़ा वाली चीजें, जो बड़ी चीजें रहती हैं। आप काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, मतलब कि आप कोई एक कंटेनर ले लिए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप इसको मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी और मान लीजिए कि आपका ये h हाइट पे है, तो आपका इस चीज का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी। तो ये चीज आपको दिखेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। तो एनर्जी जो क्लासिफाई करते हैं वो दो तरह से होती है, एक मैक्रो एक माइक्रो। बट जो हमारा पढ़ना है, जो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमें दिखाई नहीं देता। वो अंदर ही अंदर इसके बीच में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, या वाटर बोल दीजिए या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, ये आपस में ही क्रिया करते रहते हैं, मतलब आपस में ही टकराते रहते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब चीजें माइक्रोस्कोपिक में बोलेंगे, जिसमें आपका आ जाता है सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल, न्यूक्लियर, बहुत सारे आपके जो दिखते नहीं है बट होते रहते हैं रिएक्शन में। केमिकल भी क्या है, आपका दिखता नहीं है बट होता तो है ही रिएक्शन, तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब एनर्जी जो रिएक्शन से रिलीज होती है। सेंसिबल का मतलब है कि जहां पे आपका डेल्टा टी मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो वहां से हीट रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिबल। और जहां से हमारा फेज चेंज से होता है, जैसे आप देखे होंगे कि आइस जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे T डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम फेज चेंज बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हीट जो निकालते हैं, एनर्जी जो रिलीज होती है, वो किस चीज से निकालते हैं, लेटेंट से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फिर भी हम एनर्जी निकालते हैं, हीट निकालते हैं इस चीज की। तो जो टेम्परेचर से निकालेंगे उसको सेंसिबल बोलते हैं, और जो हम फेज चेंज से निकालते हैं, जैसे कि आप देखे भी होंगे कि 346 या वाटर के केस में, या ऐसे बहुत सारे केस हैं, तो वहां पे जो वैल्यू दी रहेगी उससे हम लेटेंट हीट का निकालते हैं, इस चीज का क्यू निकालने के टाइम। तो चलिए इसका अब और आगे देख लेते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, या कैसे और हम क्लियरली देख सकते हैं। तो देखिए एनर्जी जो होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये टोटल एनर्जी है। जैसे हमारा कोई सिस्टम है तो उसमें हमारे पास तो सब होगा, इंटरनल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। बट होता क्या है, जो हमारा सिस्टम हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो हम आइडियल लेते हैं, सारी चीज हम आइडियल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रियल देखने लगोगे या रियल पे काम करने लगोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, सबका एक अलग बिहेवियर होता है। तो इसलिए हम एक फिक्स्ड पैरामीटर जो रेफरेंस ले लेते हैं वो आइडियल ले लेते हैं, जिससे कि हमारी सारी चीजें एक रेफरेंस पे आएगा तो हम सही मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आती है। बट हम करते क्या है, आइडियल के केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाली चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं और पोटेंशियल वाली चीज को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कि हम ये यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं कि हम रेस्ट पे मान सकते हैं, वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ये हम पूरे कंटेनर की बात कर रहे हैं, आप अभी हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि इंटरनल वाले में आएगा। इंटरनल एनर्जी में ये अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कि नहीं, ये इंटरनल में आ जाएगा। बट हम यहाँ पे अभी बाहरी बात कर रहे हैं कि जब सिस्टम हमारा मूव करेगा तब की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे एक तो बाहर का इंटरनल एनर्जी, बाहर का काइनेटिक एनर्जी, और एक अंदर का इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज है, काइनेटिक एनर्जी दो जगह है, यहाँ पे एक बाहर वाला जो कंटेनर मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे या पोटेंशियल एनर्जी, और एक है कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसको हम इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे और पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये चीज हमारी नेग्लेक्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी हाइट पे नहीं मानते हैं। यहाँ पे हम जो
डेटम पे ही मान लेते हैं, जो रेफरेंस लेते हैं h इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस सारी चीजों में ये चीजें हमारी नेग्लेक्ट हो जाती है। तो ये चीजें हमारी नेग्लेक्ट हो गई तो क्या हो गया, आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का टर्म है हमारा वो डायरेक्टली आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया। जो टोटल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया, ठीक है। अब फिर इसको क्लासिफाई करने के लिए जो इंटरनल एनर्जी में जो एनर्जी होती है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी। तो समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए होगा क्या कि जैसे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स, हम किसी एक कंटेनर में हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या है कि आप टेम्परेचर यहाँ पे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, आपस में इधर उधर भागने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो, रिलीज हो, वो बात की चीजें हम देखेंगे भी वो कैसे होगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ आपस में तो काइनेटिक एनर्जी है, बट यहाँ पे कंटेनर का वेलोसिटी 0 है। तो ये बाहर वाला काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बट अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी है, चलिए ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या मानते हैं, अगर हम आइडियल केस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखे हैं कि आइडियल का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, कौन से गैस को बोलेंगे कि आइडियल है कि नहीं। तो उनमें पहला जो कंडीशन होना चाहिए वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एक कंटेनर बहुत बड़ा सा ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ये बहुत दूरी दूरी पे होने चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट गैस फॉलो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर जो बड़ा वाला है इसके कंपेयर में ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि V1 और इसको मान लेते हैं कंटेनर वाले को V1। तो ये V1 जो है बहुत ही स्मॉल होगा, तब हम बोलेंगे कि ये आइडियल गैस फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल केस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये आइडियल है। बट आइडियल क्या आप देखे थे पिछले क्लास में भी कि जो रिवर्सिबल है वो भी आइडियल ही प्रोसेस है, बट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम मानते हैं बस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए गैस का सिलेंडर है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि पहला यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है गैस का, फिर दूसरा इतना बड़ा सिलेंडर कर दिया कि यहाँ बाहर कुछ आ गया, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। तो वहां पे भी पास पास ही होता है। तो रियल में चीजें ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हम पढ़ने के लिए आइडियल केस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए परफेक्ट गैस के लिए। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है कि बड़े होंगे कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। जब ये r आपका ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी ये जो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी तब भी 0 है। और वाइब्रेशन एनर्जी तभी हमें देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी हम 0 ही मानेंगे जब तक कुछ कंडीशन नहीं दिया। अगर दिया रहेगा कि बहुत हाई टेम्परेचर है या बहुत ऐसे है तब हम मानेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में 99% केस में आपका ये चीज 0 रहता है। तो एक चीज हम यहाँ दोनों से कंक्लूड करके बोल सकते हैं, इतना चीज जो पढ़े हैं कि ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो हमारा एक तरह से बोला जाए तो टोटल एनर्जी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम वही चीजें लिखे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे देखिए ये टोटल एनर्जी है, इसको बोल दीजिए टोटल एनर्जी, जो अभी हम देखे थे टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या आया कि जो एक कंटेनर है उसका देख लेंगे क्या क्या चीज 0 है। तो हम जो रेस्ट पे मानते हैं आइडियल केस में, तो वो चीज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 हो जाएगा कंटेनर का। फिर अब उसके अंदर आ जाते हैं ये चीजें, तो दोनों जो थी वो माइक्रोस्कोपिक में थी, जो बड़ी वाली चीजें। और माइक्रो में जब जाएंगे तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके वजह से। बट आइडियल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर देते हैं, 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन एनर्जी भी 0 हो जाएगा जब तक आपका लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारा टोटल एनर्जी है वो हमारा एक तरह से तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आ गया। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी कि ये जो चीजें हैं ये आपस में इक्वल हो जाती हैं अगर आइडियल कंडीशन दिया है। तो अभी हम देखेंगे भी कि जो क्वेश्चन आया वो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा सा और डिस्कस करें इसी काइनेटिक एनर्जी को। हमने अब तो पता चल गया कि हमारा जो टोटल एनर्जी है, यू टोटल या ई टोटल जो भी लिखेंगे,
आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जा रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जा रहा है जब हमारा आइडियल गैस है, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो होता है लीनियर जो मूव करता है, और एक होता है कि रोटेशनल, जो पढ़े भी होंगे कि हाफ mv² लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, और आप आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं जबकि आपका रोटेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो तरह से डिवाइड करते हैं। तब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे और चीजों को, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इस चीज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे आएगा तो आप डायरेक्टली टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मोनो एटॉमिक गैस होता है, डाई एटॉमिक गैस होता है और पॉली एटॉमिक गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हमने अभी मोनो एटॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट ये जो एक साथ होंगे वो एक ही होंगे, मोनो एटॉमिक है तो, और सब अलग अलग होंगे। बट डाई एटॉमिक में क्या होगा कि यहाँ पे ये आप ऑक्सीजन को कैसे लगाते हैं, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O होता है तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। बट यहाँ पे आपका हीलियम है, मान लीजिए हीलियम है या आर्गन है, तो ये सिंगल टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है जो हम बाहर निकालें, ये हमारा एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, ये वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। बट इसमें एक चीज और देखें तो ये जो हमारा ये मॉलिक्यूल्स है ये आपस में भी तो घूम सकता है, ये अपने एक्सिस, ये मान लीजिए कि ये बीच में एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट भी तो ये घूम सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका भी तो ये चीज होगा, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट यहाँ पे हमने मोनो एटॉमिक में क्या लिखा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम यही चीजें लिखे हैं, बस लीनियर वाला ही चीजें लिखे हैं, हाफ mvx² vy² और vz²। यहाँ पे रोटेशन का टर्म तो जीरो किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा या आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आई का वैल्यू रहेगा, आप छोटा सा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक बात कर रहे हैं। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। तो आप एक चीज ये बोल सकते हैं कि एक तो बहुत छोटा, ऊपर से सिंगल मॉलिक्यूल्स का है, तो ये जो आई हम कैलकुलेट करेंगे mr² से, तो ये बहुत ही कम आता है, मतलब 10⁻⁻2 -3। तो इसके वजह से ये चीज हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। होने को तो होगा बट नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसके वजह से हमारा ये जो रोटेशन वाला पार्ट है वो मोनो एटॉमिक वाले में जीरो हो जाता है। तो अगर पूछने को आ गया, क्वेश्चन में पूछा है कि मोनो एटॉमिक में कौन सी चीजें रहती हैं, तो ये चीज आप बोल सकते हैं लीनियर वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अब डाई एटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सेमी केस है, यहाँ पे क्या है, ये चीज तो रहेगा कि ये एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में, ये तो कम से कम करेगा इतना। बट यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, तो आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, ऐसे ये चीज रोटेट कर रही है आपस में, ऐसे आप है एक्स एक्सिस, आप इसके ये देखिए एक्स एक्सिस है ये, आप इसके अबाउट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, I = mr², ठीक है, या my² जो डिस्टेंस रहता है। तो ये चीज भी आपकी बहुत ही छोटी आएगी, तो इसको भी हम एक्स एक्सिस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिस एक्सिस में दिया उसमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा जो वाई एक्सिस है जैसे इस तरह है, तो ये डिस्टेंस यहां से ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जैसे वाई एक्सिस में कर दिए हैं, तो ये चीज हमारी यहां से यहां ज्यादा हो जाएगी सेंटर से, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे ये रोटेट करेगा या जेड एक्सिस में ही रोटेट करेगा, तो ये चीजें वाई और जेड में रहेंगी, बट एक्स एक्सिस में आपका नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बोल सकते हैं कि ये 5 चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। एक हमारा जो एक्स एक्सिस वाला है, जो उसी के एलांग है, ये चीज हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर पॉली एटॉमिक गैसेज की बात करें तो इसमें बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसमें आपका सिमेट्री मिलता नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में ही एग्जिस्ट करती हैं। ये तीनों तो करेगा ही और ये तीनों भी करने लगती है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इन सब का। तो एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते किसको है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन इस तरह करते हैं कि जैसे कोई भी आप पेन है, ठीक है, या कोई भी सामान है या कोई भी चीज है, ठीक है, उसको आप कितने तरह से मूव कर सकते हैं, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है उसको फिक्स्ड करने के लिए, जो मूव कर रहा है उसको फिक्स्ड जितना कर देंगे। अब जैसे इसी का बात करें तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स है एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में। तो हम अगर तीनों को रेस्ट्रिक्ट कर दें, यहाँ पे जैसे कुछ हम लगा दिए, हाथ लगा दिए, ये हमारा एक्स एक्सिस में नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। क्योंकि क्या है कि एक तरह से तो आप बंद कर दिए, अगर फिर इसको भी बंद कर दिया ऐसे ही, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। जितना आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे उतना हमारा ये चीजें होंगी। यहाँ पे
मतलब एक को रोकेंगे तो एक होगा, दो को रोकेंगे तो दो होगा, और तीनों को रोक देंगे तो तीन हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोनो एटॉमिक गैस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही जितना यहाँ पे वेरिएबल है, जितना मूव कर सकता है, अगर हम उनको रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये 5 हो गया। फिर इनको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया। तो ये चीजें थी यहाँ पे। हो सकता है कभी क्वेश्चन में आ जाए, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है डायटोमिक पे कौन सी गैसेज मतलब लीनियर है कि रोटेशनल है, तो ये इसमें दोनों चीजें होती हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा है, अगर पूछता है तो आप 5 बता सकते हैं इस चीज का। अब देखिए एक चीज और, जिसको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं समझ में आ रहा तो हम एक चीज यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन हमका मतलब सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कि ऐसे कुछ है सिलेंडर पिस्टन। ठीक है, यहाँ पे कुछ पी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये जो हमारा सिलेंडर पिस्टन है ऐसे मूव करता है आपका, ये इस तरह आपका ऐसे आप इस तरह मूव करता है ये पिस्टन हमारा। ठीक है, अगर हम इस चीज को रोक दें, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। तो इसमें एक ही तरह से मूव कर सकता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या उल्टा भी समझ सकते हैं, जितना रोक देंगे हमारा वही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो इसमें आप इसको यहाँ पे कुछ लगा दीजिए, स्टॉपर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज हमारा रुक जाएगा, हमारा मूव ही नहीं करेगा। यहाँ ऊपर नीचे लगा देंगे तो आपका मूव ही नहीं करेगा। हो सकता है कि ये चीज पिस्टन आपका घूमे, अपने इस तरह घूम सकता है, बट यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो आप नहीं मानोगे, आप मानोगे कि लीनियरली ये चीज मूव कर रही है अभी। तो जितना आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। यहाँ इस तरह समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कुछ और चीजें एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे। अब आ जाते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड की क्या होगा। ये जो चीज पढ़ रहे हैं वो एवरेज उसका क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस पे क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, जेईई एडवांस में भी आया है, बीएचयूपीएससी में भी आया है और हर साल आता है। तो चलिए इस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे हम क्या बताएं, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे 3/2 और केटी। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है यहाँ पे। तो ये चीज आप याद कर लेंगे, इस चीज का वैल्यू या लिख भी देंगे हम, यहाँ पे आप याद कर लेंगे। और ये हमारा टेम्परेचर रहता है जो कि हमारा केल्विन में होता है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सिंगल के लिए है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि इस चीज को हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एफ लिख देंगे। ठीक है, 1/2 लिख देंगे और यहाँ पे केटी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3/2 कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हम क्या बताए थे, मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो हम फार्मूला लिखे किसके लिए, 1 के लिए। तो अगर हम एफ का वैल्यू 3 रख दें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मोनो एटॉमिक गैस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, वो क्या हो जाएगा, 3/2 और केटी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आया हुआ है। अगर डाई एटॉमिक का यहीं पे बात करें तो आप क्या लिखेंगे डाई एटॉमिक के लिए, यहाँ पे क्या बताए थे, डाई एटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एफ का वैल्यू 5, यहाँ पे 1/2 और केटी। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 केटी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अभी चलिए हम देख भी लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिए एक चीज से इसको और मतलब पूछ लिया जाता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके फॉर्म में, कि जैसे आर दिया है, यहाँ पे देखिए के के टर्म में दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एफ और आर में। ये पढ़े भी होंगे, आपको बस बता रहे हैं ये चीजें कैसे होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो के वाला टर्म है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R/N। ठीक है, अगर हम इसको R/N लिखे तो जो हमारा यहीं पे अभी लिखे थे KT/2। ठीक है, तो अगर हम इसको R/N से रिप्लेस करें के का वैल्यू, तो देखिए क्या आ जाता है, KT/2 और N आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कन्वर्जन यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ O2, जैसे कि आप O2 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ O2 क्या लिखते हैं कि 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ए मोलिक्यूल्स। ऐसे ही तो आप पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ऐसी चीज ये तो लिखते हैं एटम ऑफ ए मोलिक्यूल्स। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा Na बोल देते हैं, यहाँ पे जो के का वैल्यू है R/Na। Na क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को तो हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू 6.023
023 इंटू 10⁻23 है, 23 है सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। तो आप देखिए अब इसको लिख सकते हैं कि Na एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस चीज को आप इसका वैल्यू ना रख के यहाँ पे Na एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, इसी चीज को एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाएंगे, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे देखिए फिर अब इस चीज को अगर हम यहाँ पे जो हमारा ये वाला फॉर्म है, ये नंबर ऑफ मोल है n है, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये तो 1 मोल के लिए है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/Na, मतलब n को इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। तो ये 1 मोल के लिए, ठीक है। अगर n मोल के लिए पूछा है तो आप n मल्टीप्लाई कर देंगे, n टाइम्स हो जाएगा। तो वही चीज को हम इस तरह फॉर्मेट में लिखे हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज हमने क्लियर थोड़ा लिख दिया कि जिससे आपको आसानी होगी। देखिए क्या हम बताए थे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि KT/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, केल्विन में होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। और F यहाँ पे क्या बताए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है कि 3 हो जाता है, जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं 3/2 KT, ठीक है। बट कुछ समय, मतलब कुछ टाइम क्या होता है कि आपको ये चीजें आपको थोड़ा चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में R के टर्म में पूछा रहता है, ठीक है। तो आप K को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए K को लिखे हुए हैं कि R/Na के टर्म में। Na क्या है हमारा एवोगैड्रोज नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, K का वैल्यू यहाँ पे R/Na लिख दिया हमने, जो यहाँ पे K लिखा था उसी को हम R/Na लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं 1 मोल ऑफ O2, जो आपका मेथड होता है कि एक सब्स्टिट्यूट करके दूसरा निकाल दिए, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। 1 मोल ऑफ O2 32 ग्राम ऑफ हो जाता है, और Na एटम ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस चीज को हम अगर डिवाइड करें तो हमारा पता चल जाएगा कि 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं 1/Na। तो n मोल्स, जैसे मान लीजिए कि 5 मोल्स आ जाता, 5 मोल्स ऑफ O2 के लिए निकालना है, तो ये तो 1 मोल के लिए है। अगर 5 मोल्स ऑफ O2 चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि n का वैल्यू हमें 5 रखना चाहिए, तो 5/Na हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज को हमने सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n जो होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, f क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे RT है। तो जो चीज है उसी को हम सिंपल लिखें। यहाँ पे जो 1/Na है उसको हम n लिख दिए, ठीक है। ये आपका रिप्लेस हो जाएगा 1/Na को, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, जो कि ये 1 मोल के लिए है। मान लीजिए कि 5 मोल के लिए रहता तो n का वैल्यू आप चेंज करते जाइए, ये चीज आपकी चेंज होती जाएगी। या आप ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ पे हम ऐसा लिख दे रहे हैं, n लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, n लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब n/Na को हम n छोटा n लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर 1 मॉलिक्यूल्स है तो ये चीज n = 1 हो जाएगा, 1/Na का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो n का वैल्यू है 1 रख देंगे। मान लीजिए 2 मोल होता तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहती, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जो हमारा n है, ये मोल हमारा चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से स्मॉल n चेंज होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ O2 पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और O2 क्या है हमारा डाई एटॉमिक है। यहाँ पे देख लेंगे, देखिए n 2 मोल ऑफ, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आता है कि 2 मोल ऑफ O2, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारा सबसे पहले क्या देखना है, F का वैल्यू, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। ये क्या है हमारा डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है हमारा 5 होता है, जो कि पढ़े हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, और n क्या है 2 मोल पूछा है। अगर 1 मोल के लिए पूछा रहता है तो 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 मोल के लिए पूछा तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो 5 2 हो गया, और 1/2 RT हो गया। ये चीजें थी, आप देख लेंगे इस चीज को। अब चलिए ये क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो कि जेईई में आए हुए हैं, और आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा कि हीलियम एटम है इज 2 टाइम्स हैवियर, मतलब जो हीलियम है वो 2 टाइम्स हैवियर है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये जो मास है इसका, आप इसके मास से 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। यही मतलब है। और ये कितना टेम्परेचर पे है, 298 पे है। फिर क्या पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर हीलियम एटम क्या होता है। तो क्या बताए थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब जो आप अगर जनरल में लिखना चाहे तो n लिखेंगे, f लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका KT/2 हो जाएगा। यही तो जनरल में होता है। अब इसके वजह से आप जो 1 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है, जितना भी डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लगा लेंगे जैसे भी दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे आप 1 मोल नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है।
बट यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, हीलियम क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दिए भी थे, वहां से देख सकते हैं। हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 3kT/2 बनेगा, ठीक। तो ये चीज थी। फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो ऑप्शन दिया है कि 2 टाइम्स जो हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हीलियम है और कंपेयर किया गया किससे, यहाँ पे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए के वाली जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ये जो मास है इसका ज्यादा है, तो मास पे तो इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम ही होगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर पे ही बस डिपेंड कर रहा है, और ये हमारा के वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये जो चीजें हमने, मतलब ये सारे मेथड से जो हमने सॉल्व किया था, ये सब कुछ देखा था, तो एक तरह और मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो हम चीज पढ़े उन्हीं का ऑब्जर्व करके लिखेंगे चीजों को, ठीक है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया था कि इंटरनल एनर्जी के बराबर, अभी हमने पिछले में देखा था, आप देख सकते हैं वहां से। फिर उसके बाद क्या देखे थे, मतलब उसके बाद क्या होता है कि आप एक चीज और पढ़ोगे आगे की जो इंटरनल एनर्जी है वो हम बताए भी थे कि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो आप इसको mCV∆T की तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपको पूछेगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन को भी। तो हम देख लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और याद करनी रहती है, क्योंकि CP/CV का वैल्यू तो हमेशा पूछा जाएगा, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये नहीं होगा, तो यहाँ पे एक CP का वैल्यू होता है R/γ-1, और गामा क्या है हमारा, जो CP/CV का रेशियो होता है उसी को हम गामा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोएटॉमिक के केस में ये चीज होती है 5/3। आपका एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे आगे, प्रोसेस में पूछा हुआ था, तो उसमें ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, या शायद दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डायएटॉमिक के लिए 7/5 हो जाएगा, और यहाँ पे ट्राई एटॉमिक के लिए यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.66 हो गया, यहाँ पे 1.4 हो गया, और इसको 1.33। ये आपका ऐसे भी हो सकता है कभी पूछ ले कि जो आपका ये स्पेसिफिक हीट है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या करता है, जो मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक में इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, तो ये देखिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज थी समझने की। यहाँ पे आप जो मेन चीज है ये क्या है, फार्मूला आपको याद करना होगा अगर इस मेथड से लगाना चाह रहे हैं, तो mCV∆T होता है, ठीक है। आपका CV का क्या फार्मूला होता है, R/γ-1, और CP का भी अगर याद करना चाहे तो लिख सकते हैं, आगे देख भी लेंगे। तो इसका होता है R/γ-1। देखिए इसको डिवाइड करेंगे CP/CV, तो देखिए ये चीजें तो सेम ही है, कॉमन है, तो आपका बचेगा क्या, गामा बचेगा। तो CP/CV को हम गामा लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि CV का वैल्यू क्या होगा, R/γ-1, ठीक है। अब देखिए इसका हेल्प लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। M को तो M ही रहने देते हैं, R को हम लिख देते हैं, यहाँ पे CV का वैल्यू लिख देते हैं, R/γ-1 हो जाएगा, और ΔT को ΔT ही रहने देते हैं अभी। फिर क्या होता है, एक चीज आप और पढ़े होंगे, यहाँ पे R जो होता है वो ये ऐसे होता है, मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे R का वैल्यू 8.34 है, 314, ठीक है। वहां पे जो था वो डायरेक्ट था 8.314, जो कि K कांस्टेंट था, उसके वजह से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं दिया है, दो चीज होती है R के टर्म में, कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम R को कैसे डिफाइन करते हैं, R बार, यहाँ पे ऐसे R को 2 बार तो लिख नहीं सकते ऐसे, तो इसलिए हम R बार बटे में मोलिकुलर वेट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि R चीज, ठीक है। तो R वाली वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, तो R बार होगा अपन मोलिकुलर वेट हो जाएगा, और ΔT हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आप पढ़े होंगे कि ये मोलिकुलर वेट जो मास अपन मोलिकुलर वेट होता है उसको हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स N लिख देते हैं, ठीक है। तो N लिख देंगे, और ये R बार हो गया, या इसको R भी लिख सकते हैं अपने टर्म में अगर, लेकिन जो वैल्यू होगी ये मेन इंपॉर्टेंट कि 8.31 में होगी, 8.314 होगी, ठीक है। उसमें भी यही था, तो वहां पे हम R ही लिखे थे, तो चलिए R लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो R था ये दूसरा R था, बट इसको हम बनाएंगे R फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। R, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको M को यहाँ पे N हो गया है, M बाई मोलिकुलर वेट से। फिर यहाँ पे आपका ये चीज कहाँ गया, ये R हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज आ गया KT ΔT, ठीक है।
आप इसमें डेल्टा टी वहां पे टी था, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि T2 माइनस T1, और T1 को आप रेफरेंस ले लोगे कि 0 पे। अगर कोई टेम्परेचर पूछा है यहाँ पे, जैसे कोई पूछा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री को आप केल्विन में चेंज करना, तो उस चीज से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आपको करना क्या है, चलिए एक देख भी लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए अभी हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो मोनो एटॉमिक वाले का जो आया था काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आया था 3/2 और kT आया था। तो इससे भी सॉल्व कर सकते, करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं सेम इंटरनल एनर्जी वाले से फॉर्मूले से। तो देखिए क्या बताया कि NR, यहाँ पे इसको चेंज किए mCV डेल्टा टी, तो आप डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं या ये चीज भी आप याद कर सकते हैं NR, और यहाँ पे डेल्टा टी हो गया। तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए NR डेल्टा टी, क्योंकि आपको R इसके बराबर हम मान ले रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे N का वैल्यू जो दिया, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया है मेरा, यहाँ पे हमने R ले लिया। ठीक है, ये गामा-1 रहेगा जो कि हम छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, उसी से तो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे गामा-1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। 5/3 वैल्यू होता है गामा का वैल्यू, तो 5/3 रख दीजिए। 5/3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो देखिए 2/3 को आप उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और N हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा। देखिए वही चीज आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखे थे, अब इसी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो देखिए आप इसी चीज को वैसे ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F लिखते थे। ठीक है, फिर क्या लिखते थे, R लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, यहाँ पे हाफ इंटू मतलब T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने KT नहीं R के टर्म में डिनोट किया है, तो आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे F का वैल्यू क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3 हो गया। तो देखिए इधर से कीजिए या उधर से, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं जो पहला हम सॉल्व किए थे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही टर्म आ रहा है बन के, हमने दूसरे फार्मूले से भी लगाया तब भी यही चीज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, मोनोएटॉमिक लिए तो F का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। N का वैल्यू हमने दिया नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, तो N यहाँ पे हाफ हो जाएगा और RT हो जाएगा। और इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 3/2 N हमने दिया नहीं, तो N बाहर लिख दीजिए जो भी होगा, और यहाँ पे RT हो गया। तो देखिए यही चीज आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो सेम ही आएगा। तो इस मेथड से कर सकते हैं या उस मेथड से, कोई भी सेम ही आंसर आता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के लिए। देखिए क्या पूछा है कि यहाँ पे एवरेज होगा, मान लीजिए आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे N = 3 मोल का पूछा और हीलियम का पूछा। देखिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक लिया नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना होगा कि ये हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताए थे, आप तो सबसे पहले जो फार्मूला बताए थे अगर वो याद है तो सबसे अच्छा है। यहाँ पे N हो जाएगा, F हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ इंटू RT हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या क्या बताए थे कि यहाँ पे 1/2 इंटू KT हो जाएगा, और यहाँ पे N हो जाएगा और F हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप जैसा भी दिया हो क्वेश्चन में, आप अगर R का वैल्यू दिया तो R के टर्म में लिख लेंगे, या K का वैल्यू डायरेक्ट दिया तो K के टर्म में। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। N का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। F का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे F का वैल्यू 3 हो, हाँ N का ही वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ मोल्स का। F का वैल्यू मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या बताए थे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे KT हो जाएगा। तो जैसा भी दिया रहेगा आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहे दूसरे वाले मेथड से जो mCV डेल्टा टी से, तो उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि वही चीज है, हम ऑब्जर्व करके लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हीट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम अगले वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे।